गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है टेस्ट फॉर रिकॉग्नाइज वेदर हेट्रोसिडास्टिसिटी प्रेजेंट इन आवर मॉडल और नॉट। तो इसमें हमने एक टेस्ट ऑलरेडी पढ़ लिया था जिसका नाम था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। आज हम उसी के नेक्स्ट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और वो टेस्ट है गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट। देखो बच्चों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो ये टेस्ट हैं ये सॉफ्टवेयर से एप्लीकेबल होते हैं कि किस तरह से वैल्यूज़ निकाली जाती है, किस तरह से जो हमारा रेजिड्यूल है, रेजिड्यूल मतलब EI जो हम निकालते हैं वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू निकल के आता है। बट प्रैक्टिकली जब भी होगा ये सॉफ्टवेयर से ही यूज़ होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है एक ओवरव्यू। तो वो ओवरव्यू हम यहाँ पे पढ़ेंगे और जब तुम्हारा एग्ज़ाम आता है उसमें पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ये ओवरव्यू ही लिखने होंगे, ये स्टेप्स ही लिखने होते हैं, ना कि आपको प्रैक्टिकल सोल्व करना होता। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जब हम गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट अप्लाई करते हैं ये देखने के लिए कि वेदर हेट्रोसिडास्टिसिटी प्रेजेंट और नॉट, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो मॉडल हमने लिया है उस मॉडल में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एट लीस्ट कितनी होनी चाहिए, ट्वाइस, 2 गुनी होनी चाहिए द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आप yi को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, जो फंक्शन है b0, b1, xi और μi का, तो ये आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस है। जब आप इसको ये ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि जब आप जाके पूछते हैं सभी से कि भी कितनी इनकम में चेंज होने पर आपके कंजम्पशन में क्या चेंज हुआ है, तो जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, जो yi's हैं, ये मस्ट बी ट्वाइस द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होनी चाहिए जब आप गोल्ड क्वांट टेस्ट अप्लाई करोगे। इज इट क्लियर? दूसरी बात क्या है, दूसरा स्टेप ये बोलता है कि UIs आर नॉट ऑटो कोरिलेटेड एंड जो ये UI है हमने पढ़ा था कि इट शुड नॉट बी ऑटो कोरिलेटेड। ऑटो कोरिलेशन इसके बीच में नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI एंड UJ शुड नॉट बी कोरिलेटेड, या फिर हम कहें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI एंड UJ शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, इन दोनों का जो रिलेशन है वो तो 0 के बराबर है, यानी कि दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। The test is for large samples and may be described by the following step। और कहा है कि जो ये टेस्ट है ये किसके लिए है, लार्ज सैंपल के लिए है। वो तो आपको यहीं से क्लियर हो गया है, जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से ट्वाइस लेंगे तो इट मीन्स कि ये जो सैंपल है ये लार्ज रहेगा। दूसरी आपको बात याद रखनी है कि जो ऑटो कोरिलेशन है बिटवीन UI एंड UJ वो इक्वल टू 0 है, यानी कि ये ऑटो कोरिलेटेड नहीं है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर में डाल लेंगे। किसको ऑर्डर में रखेंगे हम, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम अपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यदि हमारी 12-15 ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम उन ऑब्जर्वेशंस को xi, yi, xn, yn, xj, yk, xl, yl, इस तरह से हम इनको क्या रखेंगे, ऑर्डर में रखेंगे। दूसरी बात क्या होगा, जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगी, n होती है, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमारी, उसको ऑर्डर में रखेंगे। अब उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से हम कुछ सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, C इज सेंटर ऑब्जर्वेशंस, फॉर एग्जाम्पल आपकी 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, ओवरऑल n कितना है 20, तो 20 में से कुछ बीच की ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि बीच की यदि मैं बात करूं तो कुछ
20 की यदि बात करें तो 12, 13, 14, 15 ये सब क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब आप एक नंबर को एक्सपेंड करते हैं 1 to 20, तो जो बीच वाली ऑब्जर्वेशंस होंगी, बीच का जो मिडल पार्ट होगा उसको बोला जाएगा, इस 20 के मिडल पार्ट को बोला जाएगा सेंटर ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब आपने जब सारी ऑब्जर्वेशंस y1, x1, y2, x2, देखो मैं एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि y1 फंक्शन है x1, y2 x2, y3 x3, y4 x4, y5 x5, y6 x6, y7 x7, y8 x8, y9 x9, y10 और x10। हमने क्या किया है, जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशंस को हमने क्या कर दिया है, सीक्वेंस में लिख लिया है। किसके साथ, जो हमारे नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे 10 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। इन 10 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में बच्चों हम ऊपर के 3 छोड़ दें 1 2 3 और नीचे के 3 छोड़ दें 1 2 3, तो बीच में रह गए 1 2 3 4। तो ये जो 4 बीच वाला जो पार्ट है इसको बोला जाएगा सेंट्रल ऑब्जर्वेशन। समझ आया। सेंटर में जो ऑब्जर्वेशंस होंगे दीज आर कॉल्ड सेंटर ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन थी 10, n इज इक्वल टू 10 और 20 जो भी आप मान के चलो, माइनस में कर देंगे सेंटर ऑब्जर्वेशन यानी कि 4, अपॉन में कर देंगे 2। तो हमें अब ये इस तरह से इनको सेट करना है। आपको मैथमेटिकली नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के कम से कम ट्वाइस होनी चाहिए, लार्ज सैंपल होना चाहिए, एक सेंट्रल ऑब्जर्वेशन निकाल लेनी चाहिए। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन में से सेंट्रल ऑब्जर्वेशन यानी कि n-c करके उसको 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। उसके बाद जब आप ऐसा करोगे उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपको एक रिग्रेशन मॉडल सेट करना है। किस पे, 2 सेट पे। एक सेट की ऑब्जर्वेशन आपकी ये रह गई और दूसरी सेट की ऑब्जर्वेशन आपकी ये रह गई, क्योंकि बीच वाली ऑब्जर्वेशंस को आपने निकाल दिया। बीच वाली ऑब्जर्वेशंस को आपने n-c/2 करके निकाल दिया। अब जो ऊपर वाली ऑब्जर्वेशंस रह गई और नीचे वाली ऑब्जर्वेशंस रह गई उनके लिए अब आपको क्या करना है, एक रिग्रेसर मॉडल सेट करना है। तो अब तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा फिट आ सेपरेट। अब आपको एक अलग अलग से, एक ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन के लिए एक नीचे वाली ऑब्जर्वेशन के लिए, फिट ए सेपरेट रिग्रेशन बाय OLS प्रोसीजर। वही OLS प्रोसीजर की बात हो रही है जो हम बार बार करे जा रहे हैं। OLS प्रोसीजर से आपको अब अलग से रिग्रेशन मॉडल सेट करना है और आपको ऊपर वाले सेट से समीशन ऑफ आई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और नीचे वाले सेट से जो ये वाला सेट था, क्योंकि टू ये ओवरऑल 3 सेट में डिवाइड हुआ है बच्चों। ओवरऑल को n बोल लेंगे, सेंटर वाले को c बोल लेंगे, जिसको हम n में से निकाल देंगे। फिर एक हमारा ऊपर वाला सेट बच जाएगा, एक नीचे वाला सेट बच जाएगा। ऊपर वाले पे अलग से रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करेंगे, नीचे वाले पे अलग से करेंगे। ऊपर वाले पे जो रिग्रेशन मॉडल अप्लाई किया उससे हमें EI स्क्वायर मिल गया फॉर एग्जाम्पल, या E1 स्क्वायर मिल गया। नीचे वाले को जो अप्लाई करेंगे उससे हम E2 स्क्वायर निकाल लेंगे। अब क्या करना है कि हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं उनको हम एक दूसरे से, इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में सेट करेंगे। जो फॉर्मूला किस टेस्ट का होता है, F टेस्ट का होता है। किसका होता है, F टेस्ट का। अब हम इस पे क्या कर देंगे, F टेस्ट अप्लाई करेंगे और F टेस्ट का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ E2 स्क्वायर समीशन ऑफ E1 स्क्वायर। आपने E2 स्क्वायर निकाल लिया था, आपने E1 स्क्वायर निकाल लिया है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, F टेस्ट निकल के थ्रू एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको हाइपोथेसिस लेनी है। हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस होती है, अब मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। नल हाइपोथेसिस हमने लिखी होमोसिडास्टिसिटी है।
नल हाइपोथेसिस हमने ली होमोसिडास्टिसिटी है, यानी कि ये नल हाइपोथेसिस है। यदि नल हाइपोथेसिस हमने ले ली कि होमोसिडास्टिसिटी है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी हो जाएगी हेटेरोसिडास्टिसिटी है। ठीक है, तो अब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारे टेस्ट की वैल्यू पर। जो एफ टेस्ट हमने लगाया है, क्या था हमारा एफ टेस्ट? समीशन ऑफ ई टी स्केयर और समीशन ऑफ ई आई स्केयर। हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, क्योंकि आपने ये निकाल लिया फिर ये निकाल लिया, दोनों को डिवाइड किया, तो कैलकुलेट करके आपकी एक वैल्यू निकल गई एफ टेस्ट की। अब इस एफ टेस्ट की वैल्यू को, जैसे हमने पिछले टेस्ट में किया था, इस एफ टेस्ट की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो ये वैल्यू निकली है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ गई, इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे किससे? एफ टेस्ट की वैल्यू से, जो कि किस में दी हुई है? टेबल में दे रखी है। टेबल में जो वैल्यू दी जाती हैं वो 2 लेवल पे दी जाती हैं। एक तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और दूसरी जो दी जाती हैं 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आपके पास एक टेबल ऑलरेडी होती है, उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो दी जाती हैं। जैसे एफ टेस्ट की वैल्यू की हम बात करें तो 1% पे कितनी बनेगी, 5% पे कितनी बनेगी, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो दी जाती हैं परसेंट के हिसाब से। ये जैसे एफ टेस्ट की वैल्यू है, यहाँ पे जेड टेस्ट की वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे टी टेस्ट की वैल्यू हो सकती है। इस तरह से आपको टेबल में कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं। अब आपको क्या करना है, जो एफ टेस्ट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है, उस एफ टेस्ट की वैल्यू को जो यहाँ पे टेबल में दी हुई है इस टेस्ट की वैल्यू से क्या करना है, कंपेयर करना है। यदि आपकी जो एफ टेस्ट की यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है वो आपकी टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है, यदि जो एफ टेस्ट की जो वैल्यू है आपकी निकल के आई है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू, वो एफ की जो टेबल वैल्यू है उससे ज़्यादा है, तो नल हाइपोथेसिस को आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। नल हाइपोथेसिस को आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब है कि आपके मॉडल में होमोसिडास्टिसिटी नहीं बल्कि हेटेरोसिडास्टिसिटी पाई गई है। और यदि आपकी जो एफ टेस्ट की जो वैल्यू है वो कम आती है, एफ टेस्ट जो कि टेबल में जो वैल्यू दी हुई है उससे क्या आती है, कम आती है, तो आप नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे, नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों क्या रहेगा कि जो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं वो हम कंपेयर करेंगे जो टेबल की वैल्यू निकल के आ रही है उससे। ओके, और यदि हमारे एफ टेस्ट की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है तो इसका मतलब हेटेरोसिडास्टिसिटी है, और यदि उससे कम है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस ठीक है, यानी कि होमोसिडास्टिसिटी है। तो इसमें मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो समझ ना आए, लेकिन बेटा थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी मॉडल में हेटेरोसिडास्टिसिटी है या नहीं है, इसको मेज़र करने के लिए हम गोल्ड क्वांट टेस्ट अप्लाई करेंगे। इस टेस्ट में सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से 2 गुनी हो कम से कम। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ये हमने एक मॉडल सेट किया है, इस मॉडल के बेस पर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है कि हम प्रैक्टिकली लोगों से जाके पूछते हैं। जैसे यदि हम बात कर रहे हैं कि हमें इनकम का इफ़ेक्ट देखना है कंजम्पशन पे, तो उसके लिए हम कम से कम जितने हमने लेवल लिए हैं इनकम के उससे 2 गुना लोगों से हम जाके पूछेंगे कि आपकी इनकम का आपके कंजम्पशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, आपको इतना ही याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी ऑलवेज ट्वाइस द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऑफ द मॉडल। दूसरा आपको ये देखना है देयर शुड नॉट बी एनी ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ म्यू आई। कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो रिलेशन है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है यू आई और यू जे की, वो हमेशा 0 के बराबर ही रहनी चाहिए। फिर लार्ज सैंपल होना चाहिए। लार्ज सैंपल की प्रॉब्लम यहाँ से सोल्व हो गई अपने आप कि
जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के ट्वाइस रखेंगे तो वो मॉडल एक लार्ज मॉडल ही होगा। ऐसा करने के बाद आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस ये देखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक अपर पार्ट, एक मिडल पार्ट और एक लोअर पार्ट। जो ओवरऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसमें से आप मिडल पार्ट को निकाल दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ऐसा करने पर क्या हो चुका है, ऐसा करने पर आपने जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस थी उनको निकाल दिया है और ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हम इन 2 पार्ट्स को पार्ट 1 और पार्ट 2 मान लेते हैं। एक बार हम पार्ट 1 वाली ऑब्जर्वेशंस को रिग्रेशन मॉडल में लिखते हैं, एक बार हम 2 पार्ट वाली मॉडल को रिग्रेशन में लिखते हैं। और ऐसा लिखने पर हमें, आपको पता ही है हर एक मॉडल में से क्या निकल के आते हैं, कुछ एरर टर्म्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आती है जिसको EI से डिनोट किया जाता है। और ये देखने के लिए कि कितना EI आया है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम EI स्केयर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशंस का जो सेट था उसके लिए E1 स्केयर की वैल्यू निकाल दी। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन का जो सेट था उससे हमने E2 स्केयर की वैल्यू निकाल दी। और ये सब निकलता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो ये निकलने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, अब F टेस्ट अप्लाई करना है। F टेस्ट का फॉर्मूला होता है जो ऑब्जर्वेशंस का जो सेकंड वाला जो ऑब्जर्वेशंस थी उनका जो रिग्रेशन मॉडल सेट करके E2 स्केयर आया था उसको डिवाइड करना है E1 स्केयर से। ऐसा करने से आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को अब आपको हाइपोथेसिस के थ्रू देखना है कि क्या रहेगा। अब आपने जब भी आप कोई टेस्ट अप्लाई करते हो तो कोई भी जो टेस्ट है, चाहे वो F टेस्ट है, चाहे वो Z टेस्ट है, कोई भी टेस्ट जब यदि आप अप्लाई करोगे तो आप कुछ अज्यूम करके चलते हो, कोई हाइपोथेसिस लेके चलते हो। यहाँ पे आपने जो हाइपोथेसिस ली है वो नल हाइपोथेसिस आपने ली है कि होमोसिडास्टिसिटी है नल, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने ली है कि हेटेरोसिडास्टिसिटी है। अब आप सिर्फ ये देखोगे कि जो वैल्यू आपकी निकल के आई है वो आपकी टेबल से वैल्यू से कितनी मिलती है, उससे कम है या ज़्यादा है। और अलग अलग सिग्निफिकेंस लेवल होता है। मोस्टली जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो 5 और 1 का माना जाता है। तो आप 5% लेवल की बात कर रहे हैं तो आप 5 की ही रखें। आप ये देखें कि आपकी जो वैल्यू निकल के आई है क्या वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जो टेबल की वैल्यू है उससे कम है या ज़्यादा है। यदि आपकी F टेस्ट की वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू से ज़्यादा निकल के आएगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसको रिजेक्ट करने का मतलब है कि हम इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। और यदि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम आती है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को छोड़ देंगे। नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि होमोसिडास्टिसिटी मॉडल में है, ना कि हेटेरोसिडास्टिसिटी। तो इस तरह से गोल्ड क्वांट टेस्ट अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कि आपके मॉडल में होमोसिडास्टिसिटी प्रेजेंट है और हेटेरोसिडास्टिसिटी प्रेजेंट है। ओके, तो कर लेना बेटा, ये ईजी है।